ओके बच्चों, कल हम लोगों ने जनन का टॉपिक जो है शुरू किया था और हम लोगों ने देखा था कि मानव जो जनन है वो क्रिया लैंगिक होती है और किस तरीके से होती है। इन शॉर्ट हमने इसके स्टेप्स देखे थे। अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नर जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं और मादा जनन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, नर जनन तंत्र जो होता है, जनन तंत्र क्या होता है। कल हम लोगों ने देखा था कि जनन की क्रिया क्या होती है। जनन की क्रिया का मतलब है कि वह क्रिया जिसके माध्यम से जो जनक होता है, यानी जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने ही समान दिखने वाली संतति को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो उस क्रिया को हम जनन कहते हैं। तंत्र, तंत्र मैंने आपको समझा रखा है कि अंगों का समूह होता है, अंगों का समूह जो अपना एक पर्टिकुलर काम करता है। तो ऐसा अंगों का समूह जो जनकों को क्या करता है, संतति पैदा करने के लिए क्या करता है, प्रोसेस जो होती है उसके अंदर हेल्प करता है या पार्टिसिपेट करता है ना। यानी वो तंत्र जो जनन क्रिया में भाग लेता है या जनन की क्रिया करता है, वो तंत्र हमारा क्या है, जनन तंत्र है। सिंपल सी बात है। अगर ये नहीं होगा तो क्या लैंगिक जो जनन है वो क्रिया होगी, नहीं हो पाएगी मानवों के अंदर। तो नर के अंदर अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं और मादा के अंदर अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं। वन बाय वन हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले नर जनन तंत्र जो होता है उसके जो भाग होते हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है द्वितीय लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो क्या है, प्रायोरिटी रखता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब क्यों रखता है और कौन सा है, तो सबसे पहले है वृषण। वृषण जो होती है वो जो है नरों की क्या कहलाती है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाती है। रीजन क्या है, क्योंकि ये दो काम करता है। पहला, नर युग्मक जिसे कहा जाता है शुक्राणु, उसका जो जन्म होता है वो वृषण में ही होता है। प्लस नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका भी ये क्या करता है, स्त्रवण करने का क्या करता है, काम करता है। ठीक, आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि वृषण को प्राथमिक अंग क्यों कहते हैं, तो ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, प्लस नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करता है। एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर हार्मोन का नाम बताइए, तो आंसर इज टेस्टोस्टेरोन। समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आप जो गोलाकार स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाली, ये है वृषण। संख्या में दो होती है, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई होती है। प्लस कहाँ पाई जाती है, तो जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा के जो नीचे पोर्शन होता है दोनों टांगों के बीच में, शरीर जो है उसके बाहर पाई जाती है और एक थैलेनुमा संरचना में होती है जिसे हम वृषण कोश के नाम से जानते हैं। ये हमारा द्वितीय लैंगिक अंग है। ठीक है, यहाँ इसी के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण किया जाता है। आ गया समझ में। उसके बाद है क्या रीजन है इसका बाहर होने का। उसका रीजन ये है कि मनुष्य का टेम्परेचर जो है बॉडी का कितना माना जाता है, लगभग 37 डिग्री 36 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है ना। लेकिन इतने जो 37 डिग्री टेम्परेचर है उसके ऊपर शुक्राणु नहीं बन पाते। उसको बनने के लिए क्या होता है, शुक्राणुओं को बनने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 3 to 4 डिग्री लेस चाहिए होता है, 3 से 4 डिग्री क्या है, कम चाहिए होता है। तो लगभग 34-33 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर क्या होता है, जरूरी होता है, किसके लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए, जो कि उसको कहाँ मिलता है, बाहर, शरीर के बाहर, वृषण कोश में। इसीलिए जो वृषण होते हैं वो अंदर शरीर में नहीं पाए जाते, उदर गुहा में नहीं पाए जाते, बाहर पाए जाते हैं। तो ये रीजन हो गया, समझ में आ गया। तो ये हमारा वृषण कंप्लीट हुआ। हाँ, इसको जनद अंग भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए क्योंकि ये शुक्राणु बनाता है और हार्मोन बनाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय लैंगिक अंगों की। तो द्वितीय लैंगिक अंग में वृषण कोश आता है सबसे पहले। वो थैलेरोमी संरचना जो कि वृषण को क्या करती है, संभाले रखती है अपने अंदर, वो क्या कहलाएगी, वृषण कोश कहलाएगी। ठीक है, और वृषण कोश का काम मेन ये है कि ये टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करती है। इस टेम्परेचर की वजह से ही शुक्राणु क्या होते हैं, निर्मित हो पाते हैं। फिर आता है, आप यहाँ देखो, ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके ऊपर ये टॉपी जैसी देख रहे हो, ये वाली है ना, इसको कहा जाता है अधिवृषण। क्या कहा जाता है, अधिवृषण। बुक में आपके नहीं दिया हुआ है 10th क्लास की, लेकिन हाँ ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपको पढ़ना भी है।
अधिवृषण है। अधिवृषण जो होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो शुक्राणु बनता है वो वृषण के अंदर स्थित बहुत सारी जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है, उनमें बनता है। ठीक है, अब ये नलिकाएं जो है वो बाहर निकलकर एक बड़ी नलिका का रूप ले लेती है इस तरह से। ठीक है, एक बड़ी नलिका है और ये नलिका जो है ये इस वृषण के ऊपर एक टोपी जैसी क्या कर लेती है, स्ट्रक्चर कर लेती है। तो छोटी छोटी नलिकाएं आपस में जुड़कर क्या कर लेती है, बड़ी नलिका बना लेती है। और ये जो बड़ी नलिका है वो इस तरीके से, ये मैंने इस तरह से बना रखा है, लेकिन इस तरीके से ऊपर इसकी क्या होती है, उपस्थित होती है, ये इस तरह से पतली सी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण जो होता है ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये नली से बनी हुई संरचना है, पतली पतली एक पतली एक नली है जो यूं 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 करके क्या हो रही है, इसको ढके हुए रखे, टोपी बना रही है इसकी। तो ये अधिवृषण होता है और अधिवृषण का काम जो होता है, शुक्राणु का अस्थाई संग्रहण होता है। क्या किया जाता है, अस्थाई संग्रहण करने का काम करती है। कौन, अधिवृषण। ठीक है, शुक्राणु बने कहाँ, वृषण में स्थित ये जो नलिकाएं दिख रही है आपको, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर इसका निर्माण होता है। लेकिन शुक्राणु दौड़ने भागने लायक जो बनता है वो कहाँ बनता है, अधिवृषण के अंदर बनता है। तो ये इसका काम हो गया। फिर नेक्स्ट आती है शुक्रवाहिनी। अभी देखो यहां पर ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है हमारी शुक्राशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, शुक्राशय ग्रंथि। ठीक, शुक्राशय ग्रंथि है और ये हमारा अधिवृषण है। अब यहां से इसके बीच में आप जो एक नली देख रहे हो यहां से यहाँ, ठीक है, इसे हम कहेंगे शुक्रवाहिनी। क्या बोला जाएगा, शुक्रवाहिनी। बच्चों को ले जाने के लिए स्कूल से घर, घर से स्कूल कौन लेके जाता है, बाल वाहिनी कहते हैं। तो ये किसको लेके जा रही है, शुक्राणुओं को। कहाँ लेके जा रही है, शुक्राणु बने कहाँ, वृषण में, फिर आए कहाँ, मेच्योर कहाँ हुए, परिपक्व कहाँ हुए, अधिवृषण में। फिर ये जाएंगे, ये शुक्रवाहिनी इसको लेकर जाएगी यहाँ यहाँ ये शुक्राणु को, और कहाँ लेके जाएगी, शुक्राशय तक। ठीक है, तो वो नलिकाकार संरचना जो जो शुक्राणु होते हैं उनको अधिवृषण से शुक्राशय ग्रंथि तक लेके जाती है, वो नलिकाकार संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है, शुक्रवाहिनी कहलाती है। दो होती है, एक निकलती है दोनों वृषण से एक एक क्या करती है, निकलती है। आ रही है बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी स्ट्रक्चर आती है वो हमारी आती है शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, शुक्राशय ग्रंथि जो होती है वो आपको यहाँ सामने दिख रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, शुक्राशय ग्रंथि जो है उससे एक नलिकाकार संरचना निकल रही है जिसको कहा जाएगा शुक्राशय नलिका। क्या बोला जाएगा, शुक्राशय नलिका। ठीक है, अब यहाँ ऊपर से क्या आ रही थी बेटा, ऊपर शुक्रवाहिनी आ रही थी। तो अब जब ये शुक्रवाहिनी के अंदर, ये शुक्रवाहिनी है ना, तो इस शुक्रवाहिनी के अंदर यहाँ पर देखो आप कौन जुड़ गया है, ये शुक्राशय नलिका जुड़ गई है ना, जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, जुड़ी है ना शुक्राशय नलिका। तो अब ये शुक्रवाहिनी शुक्रवाहिनी नहीं कहलाएगी, अब ये कहलाएगी स्खलन नलिका। क्या कहलाएगी, स्खलन नलिका कहलाएगी। समझ आ गया, किसके मिलने से बनती है, शुक्राशय जो नलिका निकलती है, यानी शुक्राशय ग्रंथि से जो एक छोटी सी नलिका रूपी ये संरचना निकल रही है वो, प्लस शुक्रवाहिनी जो होती है आपस में मिल जाती है, तो क्या कहलाती है, स्खलन नलिका कहलाती है। समझ आ गया। अब आगे चल के आप देखो, इसको तो छोड़ देते हैं हम लोग। हाँ, ये है मूत्राशय। यहां से ये जो नलिका निकल रही है वो मूत्र नलिका है। यहाँ ये जो नलिका आ रही है पीछे, ये कौन सी नलिका है हमारी, यहां तक तो शुक्रवाहिनी थी, फिर यहाँ पर इससे कौन मिल गया, शुक्राशय नलिका मिल गई, तो अब ये क्या कहलाने लग गई, स्खलन नलिका कहलाने लग गई ये वाली। अब स्खलन नलिका आगे बढ़ रही है लेकिन इसमें कौन मिल गया है आगे चल के, मूत्र नलिका। तो ये स्खलन नलिका और मूत्र नलिका के बनने से बनता है ये जो आगे नलिका रूपी आप संरचना देख रहे हो, इसको हम कहेंगे मूत्र जनन मार्ग। क्या कहेंगे, मूत्र जनन मार्ग। क्यों,
क्योंकि अगर आप देखते हो तो जो मूत्राशय में जो मूत्र या यूरिन स्टोर होगा वो भी इधर से ही निकलेगा, पीछे जो शुक्राणु आ रहे हैं वो भी किधर निकलेंगे, एक सेम नलिका में निकलेंगे, तो इसका नाम हो गया मूत्र जनन नलिका। ठीक है, यूरिन हमारा उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है और जनन में आता है हमारा शुक्राणु, जनन का हिस्सा है ना, तो दोनों एक ही जो नलिकाकार संरचना है उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसे बोलेंगे मूत्र जनन मार्ग बोला जाएगा। समझ में आ गया? फिर ये एक छिद्र के रूप में, ये मूत्र जनन मार्ग एक छिद्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। जब इसी छिद्र से मूत्र भी बाहर निकलेगा और क्या निकलेगा, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो वीर्य के साथ शुक्राणु भी बाहर निकलता है। अभी देखेंगे हम वीर्य क्या होता है, लेकिन जो है इस छिद्र को जिससे दोनों ही निकलते हैं वो हमारा कहलाएगा मूत्र जनन छिद्र। क्या बोला जाएगा? मूत्र जनन छिद्र। अब इस मूत्र जनन मार्ग के यहाँ पर ये आप लंबी सी बेलनाकार संरचना देख रहे हो ना, इसे बोला जाएगा शिश्न। क्या बोला जाएगा? शिश्न। शिश्न नरों का मैथुन अंग होता है, मतलब इसी के द्वारा क्या किया जाता है, जो मेल्स होते हैं उनके थ्रू उनके द्वारा जो है मादा जो होती है, यानी नरों के द्वारा मादा के शरीर में, मादा के योनि भाग में वीर्य या शुक्राणु को डाला जाएगा। शारीरिक संबंध बनाते हैं उस दौरान नर और मादा। समझ में आ गया? तो ये शिश्न होता है, इसका आगे वाला हिस्सा जो होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इसको शिश्न मुंड कहते हैं। क्या कहा जाता है? शिश्न मुंड कहा जाता है। अब आता है शुक्राशय ग्रंथि, नहीं पढ़ाया मैंने, और यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है इस तरीके से अखरोट के समान, जिसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहा जाता है? प्रोस्टेट। ये शुक्राशय ग्रंथि और ये प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो अभी मैंने बोला कि जो हमारा शुक्राणु होता है नरों के अंदर, जो शुक्राणु होता है वो शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर उपस्थित होता है ये शुक्राणु, इसे हम वीर्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य, या इंग्लिश में इसे सीमन कहा जाता है। तो ये जो वीर्य होता है ये एक्चुअली बना होता है, कई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं इसमें, विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो कि शुक्राणु को चलने के लिए क्या करते हैं, गति ऊर्जा प्रदान करते हैं गति करने के लिए। प्लस आप देख रहे हो कि ये मूत्र वाला मार्ग जो है, मूत्र भी इसी मार्ग से आ रहा है और शुक्राणु को भी इसी मार्ग से जाना है। तो मूत्र कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, तो शुक्राणु इससे क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। तो इसके अंदर ऐसे कंटेंट होते हैं जो शुक्राणु को नष्ट होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। तो अब ये जो वीर्य है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये दो ग्रंथियां होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि, इनके द्वारा इसका सीक्रेशन किया जाता है। आपको पता है ग्रंथियां क्या होती है? कोशिकाओं का समूह होती है जो कि एक पर्टिकुलर पदार्थ को क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो यही काम करती है, वीर्य का क्या करती है? निर्माण करती है। तो जब शुक्राणु बाहर आते हैं तो इसके ये किसके अंदर होते हैं? वीर्य के अंदर है, मतलब वीर्य के साथ बाहर आते हैं और इसी वीर्य को नरों के द्वारा मादा के शरीर में डाला जाता है और मादा के शरीर में अंडाणु उपस्थित होता है, जिससे कि निषेचन करके क्या बनाया जाता है? युग्मनज, और युग्मनज आगे चल के किस में विकसित होता है? भ्रूण में। तो ये इस तरीके से आपका जो मानव नर जनन तंत्र है वो कंप्लीट होता है।